मिया के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सिया को सिंघानिया मेंशन से बाहर निकाल दिया। सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर सिया ने जब राम सिंह को देखा तो राम सिंह कहीं नहीं था। राम सिंह को वहां ना पाकर सिया घबरा गई, क्योंकि रात का अंधेरा हो चुका था और इस वक्त सिंघानिया मेंशन के बाहर की सड़क एकदम सुनसान थी। राम सिंह को वहां न पाकर सिया ने राम सिंह को आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार आवाज लगाने पर भी जब राम सिंह वहां नहीं आया तो सिया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, इतनी रात हो गई और आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। ऊपर से ये राम सिंह भी पता नहीं कहां चला गया। अब मैं क्या करूं? इतनी रात को कहां जाऊं? तभी सिया को अपने चाचा और चाची की याद आई और उसने खुश होकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहा, अरे यार, मैं कैसे भूल गई कि मैं इस मुंबई में अकेली नहीं हूं। मेरे चाचा चाची है ना, जो मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं चाचा के घर चली जाती हूं। शायद वो लोग मुझे देखकर खुश होंगे। यही सब सोचते हुए सिया अपने चाचा के घर के लिए निकल पड़ी, लेकिन इस वक्त सड़क पर न तो कोई रिक्शा वाला था और न ही कोई इंसान, इसलिए सिया को बहुत डर लग रहा था। डर के मारे सिया जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर सिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सिया के होश उड़ गए, क्योंकि इस वक्त सिया के पीछे 4-5 आदमी खड़े हुए थे, जो शराब के नशे में धुत होकर सिया को हवस भरी नजरों से घूर रहे थे। उन आदमियों को अपनी तरफ घूरते देख सिया को अंदाजा हो गया कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और ये आदमी उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। इसलिए सिया बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगी। सिया को वहां से भागते देख वो सभी आदमी भी सिया के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन थोड़ा आगे जाकर सिया का पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। सिया के जमीन पर गिरते ही वो सभी आदमी सिया के चारों तरफ घेर बनाकर खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ रानी, रुक क्यों गई? भागती क्यों नहीं? आखिर हम भी तो देखे कि हमसे बचकर कहां तक भागोगी। इतना कहकर वो सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए सिया की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन लोगों को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर सिया बुरी तरह से डर गई और चिल्लाते हुए बोलने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज, कोई बचाओ। राघव, प्लीज मुझे बचाओ। राघव, कहां हो तुम? राघव इस वक्त अस्पताल के बेड पर भी बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। जेल में राघव ने चाकू से अपना हाथ काट लिया था, जिस वजह से राघव को अभी तक होश नहीं आ पाया था। लेकिन सिया की दर्द भरी आवाज मानो अस्पताल में पड़े राघव के कानों तक पहुंच गई और उसने सिया की आवाज सुनकर झट से अपनी आंखें खोली और सिया का नाम लेकर चिल्लाने लगा। राघव के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां नर्स और डॉक्टर दौड़ते हुए आए और जल्दी से राघव को बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ जो मिस्टर राघव सिंघानिया को होश आ गया। मैंने तो सोचा था कि शायद वो कुछ पलों के मेहमान हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है जो इन्हें जीने की उम्मीद दे रही है, वरना जिस हालत में राघव सिंघानिया को यहाँ लाया गया था, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये बचेंगे। शायद किसी की दुआओं का असर है जो इनकी सांसें अभी भी चल रही है। इधर जैसलमेर के महल में सिया के गायब होने की खबर से हुकुम भानु प्रताप सिंह बौखला उठा था और उसी बौखलाहट के चलते हुकुम भानु प्रताप सिंह बड़ी रानी के कमरे में आ गया और वहां से कुछ सामान हटाते हुए एक छोटे से दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने वहां बैठी एक औरत के बाल पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, तूने गायब किया है ना हमारी रानीसा को? हमें पता है हमारी रानीसा का यहाँ आना तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने मौका देखकर हमारी रानीसा को गायब कर दिया। पहले भी तूने हमें पाने के लिए ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन अब की बार हम अपनी रानीसा को कुछ नहीं होंगे कल की। अगर तेरी वजह से हमारी रानीसा को कुछ भी हुआ तो तेरे बेटे, जो कि बदकिस्मती से हमारा भी खून है, उसे हम जान से मार देंगे। इस वक्त हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने राजस्थानी पोशाक पहने हुए एक औरत बैठी हुई थी, जिसको लोहे की बेलों से जकड़कर बांधा गया था। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर ढेर सारे गहने थे। ये डरावने चेहरे वाली औरत कोई और नहीं बल्कि हुकुम भानु प्रताप सिंह की पहली पत्नी बड़ी रानी कल्की थी, जिसे हुकुम भानु प्रताप सिंह ने इस कमरे में कैद करके रखा हुआ था।
हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर कल्कि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, क्या कहा तूने? हुकुम सा, तू हमारे बेटे को मार देगा? अच्छा, तो तू मारेगा उसे, जो इतने सालों से तू पता भी नहीं लगा पाया कि मेरे बेटे का क्या नाम है और वो कहां रहता है। वैसे तेरी रानीसा के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इस जन्म में भी वो तुझे छोड़कर भाग गई। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं कि भूल जाओ उस औरत को, क्योंकि वो ना तो पिछले जन्म में तुम्हारी हुई और ना ही अब तुम्हारी होगी। कल्कि की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने अपने कल्कि को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी हुकुम सा ने अपना हाथ रोकते हुए मुट्ठियां भींचते हुए कहा, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम एक औरत हो और हम किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, वरना अभी तुम्हें बताते कि रानीसा हमारी होंगी या नहीं। हुकुम सा आगे कुछ बोलते उससे पहले उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह इस छोटे से कमरे से बाहर निकले और फिर उस दरवाजे को बंद करते हुए वहां कुछ सामान रखकर बाहर आ गए। जैसे ही हुकुम सा बाहर आए, उनके सामने इस वक्त आदित्य खड़ा हुआ था। आदित्य को अपने सामने देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने चौंकते हुए कहा, आदित्य, तुम इस वक्त यहाँ? हमने तुम्हें रानीसा को ढूंढने के लिए कहा था और तुम हो कि यहाँ हमारे महल में आ गए, वो भी खाली हाथ, हमारी रानीसा को लिए बिना। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर आदित्य ने जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिए हुकुम सा, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि हम आपको फोन पर नहीं दे सकते थे। वो रानीसा इस वक्त मुंबई में है और तो और वो सिंघानिया मेंशन भी पहुंच चुकी है। आदित्य की बात सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? आदित्य, रानीसा मुंबई में है, लेकिन रानीसा तो अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो फिर वो मुंबई कैसे पहुंच गई और तुम्हें किसने बताया कि रानीसा मुंबई में है? तभी आदित्य ने हुकुम भानु प्रताप सिंह से कहा, वो राम सिंह रानीसा को लेकर मुंबई गया था। उसने अपनी पत्नी को अभी कॉल करके बताया कि वो मुंबई सिंघानिया मेंशन के सामने खड़ा होकर रानीसा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी किसी सन की औरत ने उसे वहां से भगाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। आदित्य की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने चौंकते हुए कहा, राम सिंह हमारी रानीसा को लेकर मुंबई चला गया और उसने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। उस राम सिंह में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? और रानीसा सिंघानिया मेंशन के अंदर चली गई तो इसका मतलब उन्हें सब कुछ याद आ गया। इतना सुनते ही आदित्य ने अपनी गर्दन झुकाकर हामी भरते हुए कहा, जी हां हुकुम सा, रानीसा को सब कुछ याद आ गया था और इसीलिए वो राम सिंह को जबरदस्ती अपने साथ मुंबई ले गई। वो तो अच्छा हुआ, राम सिंह ने सुमेर देशमुख को बता दिया कि वो आपका आदमी है, इसीलिए उसने राम सिंह को अपना फोन दिया, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से बात कर पाया। तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह ने कहा, आदित्य, अगर इस वक्त रानीसा मुंबई में है तो हमें अभी मुंबई के लिए निकलना होगा और उन्हें वापस अपने साथ लाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वहां सिंघानिया मेंशन में उस ठाकुर की गर्लफ्रेंड ने सिया को अंदर नहीं घुसने दिया होगा, जो खुद को राघव की पत्नी मानती है। हाँ, लेकिन सिया किसी और से मिले उससे पहले हमें सिया को रोकना होगा। क्या भानु प्रताप सिंह सिया को राघव से मिलने से रोक पाएगा? इस वक्त राघव और भानु प्रताप सिंह दोनों ही सिया से दूर है, तो फिर कौन बचाएगा सिया को गुंडों से? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफ।